देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है प्रत्येक बूथ से धारा 370 की तरह 370 वोट बढ़ाने हैं, निश्चित रूप से हमारा वोट प्रतिशत अधिक हो जाएगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं कह सकती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो आपका बेटा, आपका भाई, आपका मुखिया, आपका संरक्षक, आपके अभिभावक की बात सोच रखने वाला एक गरीब का बेटा, एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना तो गांव में रह रही गरीब माताओं, बहनों, किसानों, नौजवानों, हिंदू, मुसलमान, कोई भी जाति हो, सबके उत्थान और विकास के लिए काम किया। मैं आप सभी से कह देना चाहती हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, बहुत भारी संख्या में हमारी मुस्लिम माताएं, बहनें यहाँ एकत्रित थी। बहुत खुशी हुई है देख करके, क्योंकि माताओं, बहनों, आपको सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। यहाँ मुसलमान भाई भी बैठे हैं, आपको सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है। आज तक आपके उत्थान और विकास के लिए कभी सोचा नहीं गया। आज भी आपको मजहब के नाम पर इधर उधर भड़का करके वोट लेने का काम किया जाता है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में लगातार आप वोट देते आए हैं, कभी आपका भागीदारी कितना सुनिश्चित किया है उन पार्टियों ने नहीं किया है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अगर जिला अल्पसंख्यक मोर्चे का मेरा जिला अध्यक्ष इस मंच से अगर गरजता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके साथ कदम से कदम मिला के चलती है, तब जाकर के गरजता है और आपको सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री आपके बेटे हैं और आपके भाई हैं। आज देश में सारी योजनाएं जितनी लागू हुई है हमारे सभी भाइयों ने बताया है और आप उसका लाभ ले भी रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी और 65 सालों तक लगातार थी और आप लगातार उनको वोट दिया करते थे। कब पूछने आए गांव में किस गरीब के घर जो है राशन नहीं, किस गरीब के घर उज्ज्वला गैस नहीं, किस गरीब के घर शौचालय नहीं, किस गरीब के घर आवास नहीं, किस गरीब के घर किसानों का सम्मान निधि नहीं, कभी पूछने नहीं आए। यहाँ तक उनके उस प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ करके उनके मुखिया और उनके नेता कहा करते थे केंद्र से 100 रुपया चलता है तो गांव में 5 रुपया 10 रुपया पहुंचता है। बीच में इतने बिचौलिए और दलाल थे कि सारा रुपया नीचे से ऊपर तक खा जाते थे। आज लाल कोठरी में सजा काट रहे हैं। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हम लोगों के पीछे ईडी और सीडी भेज दे रहा, सीबीआई भेज दे रहा। अरे तो आज भी अगर सीबीआई और ईडी जा रही है, छापा डाल रही है, तो किन के घरों में से इतने रुपए निकल रहे हैं जिनके लिए मशीनें थक जा रही हैं गिनते गिनते। ये आप लोगों को देखने की जरूरत है, आंख खोल करके देखने की जरूरत है। मैं कह सकती हूँ, बहुत ज्यादा धर्म में नहीं घुसना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि हर पिता की बेटी उसकी अपनी जान होती है और जब कोई भी पिता की बेटी की जब शादी हो जाए और 4-5 बच्चे पैदा हो जाए और अमेरिका में जाकर के उसका पति तलाक 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 कह देता था तो तलाक हो जाता था और वो माँ बहन और उस पिता की वो बेटी जो है 5 बच्चों को लेकर के दर दर भटकती थी और छोटे मोटे काम करके जीवन यापन करती थी, मजबूर रहती थी। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके ऐसी महिलाओं को, ऐसे पिता लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया है, उससे निजात दिलाने का काम किया है। गर्व करते हैं हम लोग भारत में कि हम लोग भारतवासी हैं, बिना जाति पाति भेदभाव के सबके दुखों का निवारण करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आज सभी यहाँ पिता बैठे हैं, सभी माताएं बैठी हैं। ये अभियान कितना बड़ा अभियान था। बहुत सारे राज्यों में तो बेटियां नहीं मिल रही थी शादी करने के लिए, इतना जो है दिक्कतें पैदा हो गई थी और बेटों पर बेटियों की कमी होने लगी थी। जब से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाया, जन जागरण अभियान चलाया, बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया, आज हमारी माताएं गर्व से बेटा होने पर भी थाली बजाती हैं और बेटी होने पर भी थाली बजाती हैं, क्योंकि देश के हिंदुस्तान के सभी हमारी बेटियों के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठा रखा है। आज हमारी बेटियां जैसे ही पैदा होती हैं, कन्या सुमंगला योजना के तहत तुरंत 2000 रुपया आपने अगर
रजिस्ट्रेशन करा दिया। जो 1 में पढ़ने जाती है तो 2000 रुपया, 6 में पढ़ने जाती है तो 2000 रुपया, 9 में पढ़ने जाती है तो 2000 रुपया, और उसके आगे जब वो ग्रेजुएशन में जाती है 3000 रुपया। उनको टैबलेट भी मिलता है, स्मार्टफोन भी मिलता है, चलने के लिए साइकिल भी मिलती है। मैं आप सभी से कह देना चाहती हूँ कि आपको अपने बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत समय पहले पीछे मत जाइए। अभी 10 सालों पहले जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं थे, उसके पहले प्राथमिक विद्यालयों की क्या हालत थी। उन प्राथमिक विद्यालयों में गांव के हमारे गरीब किसान के बच्चे पढ़ करके IAS PCS हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उस प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति चरमरा गई थी। उनमें गांव में बारात रुकता था। उन प्राथमिक विद्यालयों में जगह जगह खाना पीना फेंका रहता था, उसमें गाय भैंसे घुसा करती थी, बेंच टेबल बढ़िया नहीं रहता था, और शौचालय टूटा फूटा रहता था, पीने का पानी नहीं रहता था। इन ऐसे हमारे अभिभावक, जितने गरीब हमारी माताएं बहनें थी, सोचने लगी थी कि अब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम कॉन्वेंट में पढ़ाएं या कहीं बाहर भेज के पढ़ाएं। लेकिन धन्यवाद देते हैं उस देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। ये डबल इंजन की सरकार आज प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प करके आज प्राथमिक विद्यालय चमचमा रहे हैं। गरीबों के बच्चे उसमें जा रहे हैं, पीने का साफ पानी है, बैठने के लिए बेंच टेबल है, और जो है मिड डे मील के माध्यम से मीनू बदल बदल के बच्चों को रोज साफ सुथरा ताजा भोजन मिल रहा है। डीबीटी के माध्यम से हर अभिभावकों के खाते में, जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके खातों में 1200 रुपया डाला जा रहा है, ताकि अपने बच्चों के नाप का ड्रेस, जूता मोजा खरीद करके अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। ये सरकार आपकी है, गरीबों की है, कमजोरों की है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, अगड़ों की है, पिछड़ों की है, और सबका संरक्षक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। और आपसे मैं कह देना चाहती हूँ, आज उत्तर प्रदेश में सुशासन है। आज उत्तर प्रदेश में 24 के 24 घंटे बिजली आ रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसके पहले 6 घंटा 8 घंटा दिन का बिजली रहता था रोस्टर का, तो रात को नहीं, रात को रहता था तो दिन को नहीं। ये व्यवस्थाएं इन सरकारों में चल रही थी। कुछ उनके जो अपने चहेते नेता थे, उनके गांव में 24 घंटे बिजली आती थी। आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तरफ जो है मजरों में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज केबलीकरण हो रहा है, नए खंभे लगाए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया है। आज लगातार 4 लेन सड़कें, 8 लेन सड़कें, 2 लेन सड़कें बनाई जा रही है। आज गाँव में ग्राम पंचायत भवन बनाया गया है। हर गाँव में ग्राम पंचायत भवन को सचिवालय बना दिया गया है। बहुत जल्द वो राजस्व से जुड़ जाएगा। जाति, आय, निवास, खतरा, कतौनी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपकी उसी आपके ग्राम पंचायत भवन से हो जाया करेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना जाति, आय, निवास, खतरा, कतौनी बनाने के लिए तहसीलों के चक्कर काटते काटते आपके पैर के चप्पल घिस जाते थे और जहां तहां लोग पैसे लिया करते थे। अब कोई बीच में आके आपसे पैसे नहीं मांगेगा। ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि लगातार आप सभी को योजनाओं की बौछार तो लगाया, गाँव में को लगातार योजनाओं की बौछार लगाई, पेंशन दी, गैस दी, आवास दी, शौचालय दी, किसान सम्मान निधि दिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दिया। लेकिन इन सभी से ऊपर उठ करके एक सबसे बड़ी योजना, जो गरीबों को कभी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं था। इधर उधर भटकते थे। किसी की सोच सिफारिश किसी सांसद विधायक से लग जाए तो उनको 1-2 लाख रुपया 3 लाख रुपया मिल जाए, वरना हर गरीब अपने को लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जाते जाते वहां पे अपना इलाज करता था। अगर उससे आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती थी तो वहीं से डॉक्टर कह दिया करते थे कि आप लोग घरे ले जाइए, इनकर सेवा करी, अब इनकर आखिरी समय आ गई बा। और आप अपने परिजनों को लेकर के घर आते थे, कब वो अंतिम सांस लेंगे इसके बारे में आप सोचते थे। आप मजबूर थे, आप कमजोर थे, आप आगे बढ़ करके यहाँ से
मेडिकल कॉलेज पीजीआई नहीं लेके जा सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी इस देश की। धन्यवाद देती हूँ उस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो 5 लाख रुपए का चेक है। किसी गरीब के पास, किसी गरीब का बेटा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, उसके घर अगर कोई गंभीर बीमारी हुई, उसका इलाज कराने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी अभी हैं और उन्होंने कार्ड बना के दिया है। इससे भी बड़ी योजना 70 साल हो जाने के बाद हमारे गरीब, हमारे श्रमिक, हमारे कमजोर लोग सोचते थे अभी कितना उम्र हो गई बा, इनके आगे हम कहाँ लेके जाए, कैसे इनका दवाई कराए, ये सारी बातें सोचते थे लोग। देखिए, देश में राजनीति करने का एक उद्देश्य है। राजनीति के तमाम प्लेटफॉर्म होते हैं, सभी दलों का एक उद्देश्य होता है समाज का सेवा, जनता की सेवा करना। कोई भी दल ये नहीं सिखाता कि धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करिए। मुझे लगता है जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी में मेरा एक आरोप भी लगा था, जाति के आधार पर मेरी उपेक्षा हुई और वहाँ पे मैंने देखा एक जो गठबंधन हुआ, एक नया गठबंधन किया गया जिसमें जो गठबंधन का नाम दिया गया, उस गठबंधन के नाम पे सवर्णों को सबसे पहले बाहर कर दिया गया। 33% सवर्ण पहले उस गठबंधन के थीम से बाहर हो गए, जबकि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, सवर्ण का और भी समाज का। दूसरा एक मैंने एक आश्चर्यजनक चीज देखा, समाजवादी पार्टी यादवों को पूरे प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दी, जबकि सबसे ज्यादा यादव मेहनत करते हैं। लगता है कि यादव मेहनत करेगा। यादव के नाम पे दिया किसको गया? अपने कुनबे को दिया गया, अपने परिवार को दिया गया, सिर्फ उन लोगों को दिया गया जो उस परिवार के लोग हैं, बाकी कोई यादव कहीं नहीं दिया गया। ऐसे विधानसभा में था, ठाकुरों को नहीं दिया गया, अब की बार ब्राह्मणों को काट दिया गया। तो जाति के आधार पर मैं पढ़ी वहाँ पे मेरा जब लगा कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है तो मैंने 1.5 साल इस्तीफा देने के बाद 1.5 साल मैंने अध्ययन किया कि राजनीति कहाँ किया जाए। और आप विश्वास मानेंगे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1.5 वर्षों में कोई भी समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार आदमी यह पूछने नहीं आया कि आप भाई साहब इस्तीफा दिए, नाराज क्यों है, या आप फिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसने कहा हो कि फिर आप वापस आ जाइए। तो ऐसी पार्टी में जहां जात के आधार पर तय किया जाता हो कि आपको हमारी जरूरत है या नहीं है, उनको लगता है कि माइनॉरिटी फ्री में हम वोट दे देगी, यादव को फ्री में वोट दे देगा। पूरे प्रदेश में एक भी यादव को टिकट नहीं दिया गया। और आज देखे होंगे आप, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैंने सेवा की है जनता की, मैं जनता के बीच में रहा हूँ। आप देखे होंगे कि आप अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं माताएं होती है, बहनें होती हैं, पर्दानशीन होती हैं, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में भी कोई भी कार्यक्रम लोग करेंगे या राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ माताएं बहनें नकाबपोश होती हैं, घर में बाहर उन्हें निकलती नहीं है। लेकिन देखे होंगे आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में हमारी माइनॉरिटी की बहनें, माताएं, हमारे नौजवान साथी मुस्लिम समाज के, आज उन्होंने दलीय प्रतिबद्धता और समाज का वह मिथक तोड़ दिया कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता। प्रदीप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में संख्या माताएं बहनें थी और नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो आज एक बड़ा मैसेज इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से गया है कि अगर हम सम्मान करेंगे, सहभाग करेंगे, उनका साथ देंगे और उनका भरोसा जीतेंगे तो कोई भी जाति और धार्मिक मुद्दे कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी कि कोई आदमी दूर जाएगा। और उसका मैंने कोशिश किया था कि समाज में ऐसे गंदे लोगों का जो राजनीति है, ऐसे गंदे लोग जो राजनीति करते हैं, जो धर्म और जात के नाम पे एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ अन्याय और अधर्म करने का काम करते हैं, उनको एक आईना दिखाने का काम किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो आज सर्व समाज के लिए काम कर रही है, उनकी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, जिसे मुसलमान न पाते हो, जिसे क्रिश्चियन न पाते हो, जिसे सिख न पाते हो, जिसे और जैन और दूसरे धर्म के लोग न पाते हो। एक समाज को, एक सबको साथ लेके सबका साथ और सबका विकास, मोदी की गारंटी जो थी उस पर मुझको भरोसा हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और आज जो पहला आज मेरा कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम मुझे क्षेत्र की जनता से जो स्नेह और प्यार मिला, वास्तव में मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथी हमको आशीर्वाद देने आएंगे। जी, देखिए सांसद जी नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, बीटेक है और चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, एक किसी को भी अप्रत्याशित चीज अगर दिखे, उनको लग रहा है कि विपक्ष की सीमाएं टूट गई, दलीय प्रतिबद्धताएं टूट गई, उनके कार्यक्रम में इतना बड़ा जनाधार, जिसे विपक्ष का जनाधार कहा जाता था, जिसे सोचा जाता था, जिसे विपक्ष, आज एक चीज और कहना चाहता हूँ, विपक्ष अलगर्जी
हो गया है माइनॉरिटी को लेके और यादवों को लेके। आज इतनी बड़ी संख्या में यादव नौजवान और माइनॉरिटी के लोग जो है, अभी देखिए हमारे पीछे एक नौजवान खड़े हैं, विकलांग व्यक्ति और यादव परिवार के हैं और रिक्शा लेके अपने हाथ से चल के आए हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में यादव और मुसलमान आके उस मिथक को तोड़े हैं कि आप इन्हें समझो कि आप हमको सम्मान नहीं दोगे तो हम आपके बधुआ मजदूर हैं, हम आपके कर्ज खाए हैं। हम भी जाएंगे वहां जहां हमें सम्मान और अधिकार मिलेगा। और प्रदीप सिंह के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उन्हें कोट कोट बधाई और मैं उनका आजीवन रेडी हो गया। देखिए, प्रवीण निषाद की जीत सिर्फ प्रवीण निषाद की जीत नहीं है। प्रवीण निषाद की जीत योगी और मोदी जी के जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त समाज देने का कार्य है, उनके कार्यों का उनका एक रिजल्ट कार्ड है प्रवीण निषाद के रूप में। और मुझे लगता है कि इतना शानदार काम, इतना शानदार कार्यकाल जो रहा है, उस कार्यकाल का आज रिकॉर्ड तोड़ स्थिति बनी है और प्रवीण निषाद की जीत निश्चित सुनिश्चित है। कार्यक्रम में हमेशा मोदी जी और योगी जी की उपलब्धियां गिनाई जाती है। उन्होंने 5 साल में क्या किया? देखिए, कोई भी अगर सरकार चलती है तो उसके जो सांसद और विधायक होते हैं अपने सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कार्य अलग से नहीं होता है। किसी भी सांसद और विधायक को अलग से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनको जो विकास के कार्य होते हैं, उनको उस कार्य को, सरकार के कार्यों को जनता तक सही रूप से पहुंचाने का कार्य विधायक और माननीय सांसद का होता है, जिसको इन लोगों ने बखूबी से निभाया। प्रवीण निषाद के साथ ये दुर्भाग्य रहा, 2 साल का कोविड का कार्यकाल रहा है, 3 साल इनको कार्य मिला, बीच में इनकी तबीयत भी काफी खराब रही, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद भी एक ऐसा सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, एक ऐसा सीधा साधा पढ़ा लिखा नौजवान, जिसको जनता कुछ भी कह ले, कुछ भी बात कर ले, किसी भी मोड़ पे खड़ा होकर उनसे प्रश्न कर ले, ऐसा सीधा और सरल स्वभाव का सांसद मैंने अपने इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा। इसके पूर्व मैंने देखा है, लोग खंबे से बदवाग मारते थे, कोई बम फेंकवाता था, कोई जमीन हड़पवाने का काम करता था, कोई व्यापारियों का उत्पीड़न करता था, कोई बहुत नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। लेकिन मुझे लगता है प्रवीण निषाद के दामन पे इस तरह के दाग नहीं लगे। मोहम्मदपुर कठार में हाथ उठाया था, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, जो मोहम्मदपुर कठार की घटना है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और जो एफआईआर किया गया, उन एफआईआर में दर्ज है कि इनके ऊपर भी हमले हुए हैं। जो चीजें पुलिस के जांच की विषय है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। इतना आप भी आश्वस्त हैं